आर्थिक भूगोल से संबंधित है। कृषि से हम शुरुआत करना चाहेंगे। कृषि के विषय में कहा भी जाता है कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा। इसलिए 18वीं लोकसभा का MCC मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता जारी है। सभी गतिविधियां, योजनाएं, स्कीम बंद हैं, लेकिन कृषि की कोई भी योजना और स्कीम बंद नहीं है। पर चुनाव आयोग ने पूर्व अनुमति ही दे रखा है कि कृषि पूर्व की भांति उसकी सारी योजनाएं और स्कीम संचालित रहेगी, क्योंकि नेहरू के वो शब्द हमेशा याद रखिए कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। ऐसा तो होगा नहीं कि 4 जून के बाद जब परिणाम आएगा तब कृषि की शुरुआत करेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो है नहीं, वो तो समय के अनुसार, जलवायु के अनुसार, सॉइल के अनुसार, पानी के अनुसार ही खेती होती है। इसी क्रम में भारत में तो और भी है कि वेयर देयर इज कल्चर दैट इज एग्रीकल्चर। हमारा कई पर्व त्यौहार या कई क्या लगभग सभी कृषि से ही संबंधित है, चाहे वो होली हो कि दिवाली हो, उन सब का संबंध एग्रीकल्चर से ही है। चाहे ओणम हो कि पोंगल हो, चाहे वो बैसाख पूर्णिमा हो या हम लोग का मकर संक्रांति हो, बहुत सारे ऐसे पर्व मनाते हैं जब प्रथम अनाज हम लोग उपजाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो आंवला के वृक्ष के नीचे भी हम लोग भोजन करते हैं, पूजा होती है उस दिन। इस साल का प्रथम अनाज का उत्पादन हुआ है, तो आज हम लोग आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ करके और भोजन करेंगे। तो निमंत्रण 2-4 जगह से रहता है, ठीक है कि नहीं? पर क्या करते हैं, 2-4 जगह से रहता है तो चुपचाप घर में रह जाते, कहीं पर इसके यहाँ जाएंगे उसके यहाँ नहीं जाएंगे, तो खामखा, इससे अच्छा कहीं मत जाओ, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान में रखिए कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कल्चर की तरह है। भारत की 49% आबादी और राज्य की 77% आबादी कृषि पे ही आधारित है। इसको 5 एंगल से पढ़ते हैं। इस एग्रीकल्चर के अध्याय को हम लोग है भारत के भूगोल में। और भारत के भूगोल में कौन से भाग में है? आर्थिक भूगोल में। और आर्थिक भूगोल में 4 चैप्टर है। कृषि, खनिज, उद्योग और परिवहन संचार। परिवहन और संचार। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कृषि को पढ़ेंगे। तो अभी 5 एंगल से पढ़ेंगे। एक परिचय, थोड़ा सा परिचय जान लो। दूसरा, फसल के प्रकार और उसके विषय में जानेंगे। तीसरा, कृषि क्रांति। चौथा, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब यह नहीं है एनिमल का हस्बैंड, नहीं, इसको क्या कहते हैं? पशुपालन। और 5वां है, जितने इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड बंगलोर में, रबर बोर्ड, कल भी कॉफ़ी बोर्ड मैंने सेट किया था। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? बंगलोर में। चाय बोर्ड कलकत्ता में, वेरी गुड। उसी तरह से रबर बोर्ड है कोट्टयम में। कई अनुसंधान केंद्र काम करते हैं। अनुसंधान केंद्रों में चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। ढेर सारे जो अनुसंधान केंद्र है उसको देखते हैं। साथ ही कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कभी नहीं भूलिए, पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब उत्तराखंड में है। पंतनगर की स्थापना में 1960 में गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसकी स्थापना की गई। अब फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना, बहुत बड़ी बात है।
कोई भी काम यदि फर्स्ट हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कल भी इंडिया का फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी में। तो कल हम बता भी रहे थे, रात में दो महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी करंट में दे रहे थे। एक ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? हैती में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको बाहर निकालने से संबंधित जो ऑपरेशन शुरू की गई उसका संबंध ऑपरेशन इंद्रावती से। ये दोनों परीक्षा उपयोगी तथ्य थे जिनकी जानकारी आपको, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सेट किया था, किसी बातचीत के दौरान मैंने दी थी। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हमारी आज की कक्षा इसी 5 एंगल पे आधारित है और इसके बाद भारतीय कृषि में यदि याद करके रख लिए, पढ़ाई से वास्ता हुआ, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पढ़ाई से वास्ता नहीं हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है। आरंभ करना चाहेंगे भारतीय कृषि में सबसे पहले परिचय से। तो लिखेंगे परिचय। परिचय जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। नहीं। नेक्स्ट पॉइंट। भारत की जनसंख्या का 49%, भारत की जनसंख्या का 49% और बिहार की जनसंख्या का 77%, और बिहार की जनसंख्या का 77%, बिहार की जनसंख्या का 77% कृषि पे आधारित है। कृषि पे आधारित है। कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है। कौन? जनसंख्या। हमारी कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है तो एक कि अधिकांश जो कृषक हैं वो सीमांत हैं। भूमि का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, जबकि कुमरप्पा समिति के आलोक में भूमि सुधार कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भूमि का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। किसी के पास 100 बीघा जमीन है तो किसी के पास आधा कट्ठा भी जमीन नहीं है। आधा कट्ठा तो बहुत हो गया, धूड़ में जमीन नहीं है। फिर सरकार ने अपने अपने स्तर से कुछ भूमि वितरण कार्यक्रम चलाए। बिहार उसमें अग्रणी रहा है पर्चा देने में, लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश किसान आज भी सीमांत किसान हैं। बिहार में तो लगभग 90% सीमांत किसान है। अर्थात ये पूछता है कि सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक उस कृषक को कहते हैं कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है तो उसको सीमांत कृषक कहते हैं। और सबसे अधिक औसत भूमि जोत राजस्थान में है। होगा भी क्यों नहीं? राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में अभी हम बात कर रहे थे मोबाइल से, तो जानकारी मिली कि वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और दरभंगा का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस। हम राजस्थान से भी उष्ण क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है कि नहीं? वर्तमान में राजस्थान की रात ठंडी होती है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि बालू तेजी से आपको ठंडा होता है तो स्वाभाविक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। वहाँ 10 किलोमीटर चले जाइएगा 10 आदमी मिलेगा। यहाँ पे आपको 10 कदम चले जाइएगा 10 आदमी क्या 100 आदमी मिल जाए।
क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व, पहले पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता था, अब बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो गया, उसके बाद ही बंगाल और केरल का स्थान है। मूल बिंदु पे आ जाइए। ये सारी बातें जो बीच में बोलता रहता हूँ उसको जरूर ध्यान से सुनिए, वो सब भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिएगा कि बिहार में सीमांत कृषक की संख्या 91%। सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर उसको अंग्रेजी में कहते हैं। सीमांत कृषक की संख्या, सीमांत कृषक की संख्या 91% है। कितना प्रतिशत है? 91%। 91%। नोट, सीमांत कृषक उसे कहते हैं, सीमांत कृषक उसे कहते हैं, सीमांत कृषक उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहते हैं। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहते हैं। उसे सीमांत कृषक कहते हैं। कौन सा कृषक कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा तो सीमांत कृषक की। मैंने कहा था कि भारतीय कृषि की 2 महत्वपूर्ण समस्या है। एक, सीमांत कृषक की संख्या अधिक है। दूसरी समस्या है कि भारतीय कृषि आज भी मानसून पे आधारित है, भगवान दीनानाथ पे आधारित है। मानसून अच्छा हुआ तो खेती अच्छी हुई, और मानसून अच्छा नहीं हुआ तो खेती प्रभावित हो जाती है। तो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या है? रीढ़ है कृषि। अभी कुछ वर्ष पहले जब दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री जी आए थे, किसानों की आय को सुधारने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन करवाया था। समिति का क्या नाम था बताइए? समिति का नाम था दलवाई समिति। समिति का क्या नाम था? दलवाई समिति। दलवाई समिति का संबंध किससे है? किसानों की आय को, किसानों की आय को दुगुना करने से। दुगुना करने से है। कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए। दलवाई समिति का संबंध, दलवाई समिति का संबंध, दलवाई समिति का संबंध किसानों की आय को, किसानों की आय को दुगुना करने से संबंधित है। किसानों की आय को दुगुना करने से संबंधित है। घेर दीजिए, लाल कलम से अंडरलाइन कर दीजिए, तो घेर दीजिए, दिक्कत नहीं होगी। कॉपी के ऊपर में यदि जगह है तो एक और समिति लिख दीजिए, या कहीं नीचे ही में नोट करके लिख दीजिए। कुमरप्पा समिति का संबंध, कुमरप्पा, कुमरप्पा समिति का संबंध भूमि सुधार से है। कुमरप्पा समिति का संबंध भूमि सुधार से है। कुमरप्पा समिति का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। ये दलवाई समिति और ये कुमरप्पा समिति को ध्यान रखिए, क्या संबंध है? भूमि सुधार से। विशेषता में लिखेंगे
भारतीय कृषि मानसून पे आधारित है। भारतीय कृषि मानसून पे आधारित है। भारतीय कृषि, हम लोग अभी परिचय लिख रहे हैं। भारतीय कृषि मानसून पे आधारित है, आधारित है और जीवनदायिनी है, और जीवनदायिनी है। और क्या है? जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी का मतलब होता है कि किसी तरह से खा पी लेना, किसी तरह से खा पी लेना, ठीक है। और कुछ राज्यों में हालांकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे बल होता है, जैसे पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। आने वाले दिनों में तमिलनाडु काफ़ी आगे बढ़ा है एग्रीकल्चर में, आंध्र प्रदेश काफ़ी तेज़ी से, मध्य प्रदेश विगत 15 सालों में मध्य प्रदेश की कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो पूरे देश को आकर्षित कर रहा है। तो जैसे जैसे सरकार जिस राज्य की बेहतर होती है, बिहार ने भी काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है विभिन्न प्रोडक्शन में, विशेषकर धान, गेहूं में, मक्का में, और उसमें अब तक 4 बार हमारा कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार भी इसीलिए दिए ही जाते हैं, किसी खास फसल में यदि आप लगातार उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं तो केंद्र सरकार कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान करती है। खैर अभी हम लोग उस बिंदु पे नहीं हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हैं, अभी हम लोग हैं भारतीय कृषि की विशेषता में। और भारतीय कृषि पे जो सामान्य विशेषता है उसको आपने देखा। भारतीय कृषि की एक और विशेषता है कि भारतीय कृषि में, कृषि तंत्र में बाजार बहुत सीमित है। कृषि किसानों को के मूल्य का वाजिब, जो उसका उत्पाद का जो वाजिब मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। हम कहते भी हैं इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मत रखिए। आप मोबाइल कृषि मंडी के माध्यम से भी, आप जब मोबाइल लैब चला सकते हैं, अस्पताल चला सकते हैं, बैंक चला सकते हैं, तो मोबाइल कृषि मंडी भी चल सकता है। पंचायत दर पंचायत जा कर के एक प्रोग्राम फिक्स कर करके किसानों से आप ईजी रहेगी। अब किसान बेचारा को 5 क्विंटल बेचना है, अब उसके लिए वो कहाँ से बैलगाड़ी का व्यवस्था करेगा, ट्रैक्टर का व्यवस्था करेगा, फिर मंडी में जाएगा, के भोलेपन और अनपढ़ जो है तब वो नाजायज़ फ़ायदा सामने वाला उठाएगा, किस पे मुहर मरवाएगा, किस पे ठप्पा मरवाएगा। इससे तो अच्छा है कि गांव में के उत्पाद के सही मूल्य उसको मिल जाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि किसानों का भला हो तो, है कि नहीं। कोई शक नहीं कि सरकार ने कुछ बिंदु पे बहुत अच्छा काम किया है। विशेषकर देश की एकता, अखंडता, इन सब क्षेत्रों में 370 वगैरह में सरकार की जो रोल है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। लेकिन जहाँ पर नकारात्मक भूमिका है, कल रात सपनों में प्रधानमंत्री जी हमसे बहस कर रहे, ठीक है कि नहीं, लेकिन बहस टूट गया बीच में, कि नींद टूट गई तो बहस टूट गई। हमने कहा कि आप इतना मिशन बनाते हैं, मुंगेर में कल आप दलहन तिलहन मिशन पे बल दे रहे थे, एक रोजगार मिशन, राष्ट्रीय रोजगार मिशन क्यों नहीं बनाते हैं कि चरणबद्ध तरीके से हम निजी और सरकारी क्षेत्र में जितने भी सृजित पद हैं उसको समयोन्मुखी ढंग से भर दें हम। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो दर्शक सब आप ही की तरह सैकड़ों हजारों सपना था, तो सपना में सपने वाली बात हुई, ताली वाली बज रहा था, उसी ताली के बीच में मैं इतना खुश हो गया कि सपना टूट गया। और ऐसा सपना टूट भी जाएगा कि अखिल भारतीय रोजगार मिशन, राष्ट्रीय रोजगार मिशन आप गठित कीजिए। आप चरणबद्ध तरीके से आप यदि चाहते हैं तो कि हम बेरोजगारी से लड़ें, हम युवाओं को, जो सामान्य युवाओं करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं, उसको यदि हम उत्पादन उत्पादकता से जोड़ें तो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी आप वैकेंसीज को लीजिए और उसके सृजित पद को कहिए कि जितनी भी निजी कंपनियां हों सरकार से लाभ लेती है। सरकार से मतलब बैंक से लाभ लेती है। बैंक किसका है? सरकार का है। तो जब आप लाभ लेते हैं तो एक कंपनी में यदि 500 लोगों की आवश्यकता है तो आप बताइए कि इस 500 लोगों की भर्ती आप कब करेंगे? आप कब एलआरपी मतलब लोकल रिसोर्स पर्सन, आप ठीक है कि आप स्थानीय लोगों को ही रोजगार दीजिए। हरियाणा की तरह 75% आप स्थानीय लोगों के लिए ही, वहाँ का जो स्थानीय कंपनी और फैक्ट्री है उसमें हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, चलो वो भी अच्छा है।
आप अपने ही राज्य में यदि रोजगार दे देते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप खुद देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कल्चरल फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है कि वहाँ का बहुत कम पीपुल जो है वो राज्य के बाहर जाता है। वहाँ का वोट का परसेंटेज देखिए 80, 82, 84। बिहार उत्तर प्रदेश का वोट का परसेंटेज देखिए 42, 48, 52, 51, 53। कारण माइग्रेशन, गर्मी नहीं, माइग्रेशन। गर्मी तो पूरे देश में होती है, कुछ पर्वतीय राज्यों को छोड़ करके, और पर्वतीय राज्यों में भी गर्मी में गर्मी लगती है। पर्वतीय राज्यों में भी दिन के समय में गर्मी महसूस होती ही है। उत्तराखंड में थोड़ा सा आप हाइट पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लोअर क्षेत्र में रहेंगे तो अच्छी खासी गर्मी लगती है, और वहाँ गर्मी अधिक लगती है यहाँ मैदान की तुलना में। मूल में आइए, फिलहाल प्रधानमंत्री से बातचीत हुई तो मैंने आपके समक्ष रख दिया। मूल में आइए, इंशाअल्लाह कभी किसी दिन प्रधानमंत्री से भेंट हो गई तो फिर कहा जाएगा, ठीक है कि नहीं। यदि तीसरी बार सरकार बनी, जिसकी संभावना अब मुझे थोड़ा थोड़ा जो है सो खटकने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं कि वोट का परसेंटेज बढ़वाइए। वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि वोट के परसेंटेज में कौन आएंगे, जो युवा है, 2.25 करोड़ युवा तो मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल क्रांति का लाभ मिला है, तो वो स्वाभाविक तौर पे नई सरकार के पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि वो देखता है ग्लोरिफिकेशंस, इंडिया का ग्लोरिफिकेशंस देखता है, ठीक है कि नहीं। उसको 18 साल के युवा को अभी बहुत ज़्यादा रोजगार से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब 25 साल के आसपास का जो युवा होता है उसको रोजगार अब खटकने लगती है, क्योंकि घर में जब पूछा जाता है कि बुआ रे की करे छे, जैसे ये पकठाया हुआ है 28 साल का है, इससे इसको अब लोग तंग करने लगे होंगे, बुआ रे की करे छे, अभी तक 1 साल से तू लक्ष्य में पढ़िए रहल छे, ई नालायक 27 साल घर पे रहा, इससे कोई नहीं पूछा, लेकिन 1 साल एक कंस्ट्रक्टिव जगह पे रहा जहाँ रोज 5 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा पढ़ रहा है, इससे इसके सवाल पूछे जाते हैं इसके आकाओं के द्वारा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया, ये विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को ध्यान में रखिए। हो गया ना, मानसून हो गया, जीवनदायिनी हो गया, सीमांत हो गया, सब हो गया, परिचय आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ 2 नए तथ्य थे, नए नहीं थे, तथ्य थे, जैसे जलवायु समिति, जैसे कुमरप्पा समिति, दोनों समिति का संबंध किससे है, भूमि सुधार से कुमरप्पा का, और जलवायु समिति का संबंध को याद करके रखिए। इसके बाद आता है फसलों का प्रकार। मुख्यतः जो कृषि में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी 2 सेक्टर से पूछे जाते हैं। यदि आप अपने प्रश्न का संकलन करें, यदि 100 प्रश्न होगा, 80 से 90 प्रश्न जो है इसी क्षेत्र से रिलेटेड, ठीक है कि नहीं। मतलब और सब पढ़ लेना है, लेकिन जो फोकस करना है वो फोकस इसी फसल के प्रकार और कृषि के क्रांति पर ही करना है। तो लिखेंगे फसल के प्रकार, आग दो ना, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। फसल के प्रकार से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कृषि का प्रकार पढ़ लें। कृषि का प्रकार जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ये सब भी टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो लिखिएगा फसल के प्रकार के क्रम में कृषि का प्रकार, कृषि का प्रकार कृषि का प्रकार। तो सबसे पहला है कृषि के प्रकार में, कृषि के प्रकार में सबसे पहला है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पढ़े हैं आप लोग, या घूम खेती पढ़े हैं ना, या बोलो के बाद या, तुम लोग का भगवान ही मालिक है, इस बार तो हमको यही लगता है। या
प्लेस एग्रीकल्चर या वर्ड एग्रीकल्चर, ये सब एक ही नाम है। जो जब भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो मेरे द्वारा जी जी क्या करता रहता, बोलने का समय रहता है उसमें तो बोलता नहीं है, जब बोलने का समय खत्म होता है तो कहता जी जी जी। ठीक है, तो ये तीनों, ये चारों एक ही नाम है। इसमें मुख्य बिंदु क्या होता है? काटो जलाओ, काटो और जलाओ। और दूसरा है, यह पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल नहीं है। पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों, ऐसे ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में ही होता है। मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में ही यह खेती होती है मुख्यतः। लेकिन अन्य राज्यों में भी इसके अन्य नाम हैं। अन्य राज्यों में इसके अन्य नाम हैं। जैसे लिखोगे मुख्यतः, ये पहले ये लाइन लिख लो अच्छे से, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। तुम लोग तो बस क्लास करने आती हो और सुंदर सुंदर लिखने आती हो। ठीक है, पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल नहीं, अनुकूल नहीं। ठीक है, पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल नहीं। मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में, मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में। इतना शरीफ लड़का कौन बैठा हुआ है? तो जाना पहचाना। अरे ओ माय गॉड, का तो विवेक जी का तो सारा बाल वाल एकदम हो गया है, एकदम सरकारी बाल हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। हम कुछ कहते हैं तो सकारात्मक प्रभाव लड़कों पे पड़ता है। कुछ छात्रों को छोड़कर कि मैं तलाश कर रहा हूँ। क्या कहाँ थे हम लोग? मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों, मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों। चलिए क्या लिखेगा? धूम खेती का अन्य राज्यों में अन्य नाम है, अन्य नाम है। जैसे दीपा, जैसे दीपा छत्तीसगढ़, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़। जैसे दीपा डैश छत्तीसगढ़। बेबार या दहिया, बेबार जैसे दीपा क्या है? छत्तीसगढ़, बस्तर में है। दीपा के बाद बेबार या दहिया। बेबार या दहिया कहाँ है? मध्य प्रदेश। बेबार या दहिया मध्य प्रदेश। कुमारा केरल, कुमारा केरल। करूबा झारखंड, करूबा झारखंड,
करूबा झारखंड, ठीक है। और एक और लिख दो, पलमाऊ, पल पमलाऊ, पलमाऊ नहीं, पमलाऊ, पमलाऊ, पम PAMLAU, PAM, पम लाऊ, यह है मणिपुर में। ठीक है, ये 3-4 राज्य को एकदम टिप्स पे रहना चाहिए, उसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। धूम खेती शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, इसमें काटो जलाओ पे बल दिया जाता है, या पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, इसे स्लेश या बर्न नाम से भी जाना जाता है। सर, धूम खेती नाम उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी है जो अन्य राज्यों में प्रचलित है, जैसे बेबार और दहिया मध्य प्रदेश में, कुमार केरल में। इस तरह से आप बोलिएगा तो क्या, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। उसके लिए अपने आचरण में सभी चीज़ में बदलाव लाना पड़ता है, तब जाके आप इस तरह से इन चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब कुछ देश भी हैं जहाँ इस तरह की खेती पाई जाती है, उन देशों का नाम भी लिख लीजिए, तो लिख देंगे कुछ देश में भी इस तरह की खेती पाई जाती है। जैसे मैक्सिको में कोमिल कहते हैं, मैक्सिको में कोमिल, आज क्वेश्चन सेट किया हूँ रात वाले क्लास में, यूट्यूब लाइव पर जो होती है ज्योग्राफी में। रोका ब्राजील में है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही है। याद रखिएगा, बनाते समय रिवाइज भी हो जाएगा कि रोका क्या है, तो रोका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। रोका क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। रोका क्या है, कहाँ, ब्राजील। कहाँ, तो लिखेंगे ब्राजील में रोका। ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग, लदांग, इंडोनेशिया में लदांग। और वियतनाम में रेह, लिख दे क्या, वियतनाम में रेह, इंडोनेशिया में लदांग, ब्राजील में रोका, मैक्सिको में कोमिल। हो गया, तो छूटा नहीं ना क्या, मैक्सिको 4 बार बोले हैं गधे। मैक्सिको में कोमिल, कोमिल, कोमिल। इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक रोका, दूसरा लदांग। इस 2 को किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। आप ये 2 याद करके रखिएगा, अन्य ऐसे ही चुना जाएगा। लेकिन 2 कौन, रोका कहाँ, रोका कहाँ, लदांग, लदांग इंडोनेशिया, लदांग इंडोनेशिया। हर संभव स्थिति में इसे याद करके रखेंगे। यही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कैसा एग्रीकल्चर है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, लिखेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद की जगह, ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद की जगह रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद, जैविक खाद और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खाद और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कार्बनिक खेती कहते हैं।
उसे कार्बनिक खेती कहते हैं। और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है, और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। पर्यावरण के लिए क्या है? अनुकूल है। दूसरा, तीसरा, ठीक है, सिक्किम पहला जैविक राज्य है। सिक्किम पहला जैविक राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? लक्षद्वीप। और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। 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 केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप ऑर्गेनिक कार्बनिक खेती की ओर उन्मुखता है। कार्बनिक खेती की ओर उन्मुखता है। कार्बनिक खेती की ओर उन्मुखता है। ठीक है। यह हुआ दूसरा खेती का प्रकार, कृषि का प्रकार। तीसरा है मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि। मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जब कृषि के साथ साथ पशुपालन हो तो उसको कहेंगे मिश्रित कृषि। अब मिश्रित खेती कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक फसल एक ही सीजन में आप बोते हैं तो उसको कहते हैं मिश्रित खेती। केवल याद यह रख लेना है ये नहीं कि परीक्षा भवन में खेती बदल जाएगा कृषि में या कृषि बदल जाएगा खेती में, तब तो बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा मिश्रित कृषि पहले। मिश्रित कृषि जब कृषि के साथ पशुपालन है होता है, जब कृषि के साथ साथ पशुपालन होता है तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित खेती लिखेंगे मिश्रित खेती जब दो या दो से अधिक फसल, जब दो या दो से अधिक फसल एक ही मौसम में बोए जाते हैं, एक ही मौसम में बोए जाते हैं, एक ही मौसम में बोए जाते हैं तो उसे एक ही मौसम में बोए जाते हैं तो उसे एक ही मौसम में बोए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। उसे मिश्रित खेती कहते हैं। आजकल एक नया खेती उभरा है, सुभाष पालेकर साहब इसके जन्मदाता है। पद्मश्री भी उन्हें मिला है। उसी कारण से ये खेती चर्चा में है। शून्य आधारित खेती, जीरो खेती, इसमें इनपुट में कोई पैसा नहीं लगता। वो सारा नेचर के द्वारा ही, गोबर जो भी होगा वो सब नेचर के द्वारा ही। जो बीज है उसको प्रीवियस ईयर का बीज को रख लीजिए। जो खाद वाद डालना है तो खाद की जगह गोबर डालिए, केचुआ डालिए। मतलब सब कुछ आपका क्या है? नेचर से जुड़ा हुआ जो खेती है, जिसमें इनपुट में एक पैसे नहीं देना है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह की खेती जिसमें इनपुट में एक पैसे खर्च नहीं करने हैं तो हम लोग शून्य आधारित खेती कहते हैं। और यह अवधारणा सुभाष पालेकर साहब ने दिया। लिखेंगे शून्य आधारित खेती। शून्य आधारित खेती
ऐसी खेती होती है जो न केवल रसायन मुक्त होता है, 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 बल्कि बल्कि इनपुट में कोई भी लागत नहीं होता है, बल्कि इनपुट में कोई भी लागत नहीं होता है। इनपुट में कोई भी लागत नहीं होता है। इनपुट में कोई भी लागत नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? इस खेती के प्रणेता सुभाष पालेकर है। इस खेती के प्रणेता कौन है? सुभाष पालेकर है। सुभाष पालेकर, अंडरलाइन कर लीजिए। इस खेती के प्रणेता सुभाष पालेकर है। सुभाष पालेकर। इस खेती के प्रणेता कौन है? सुभाष पालेकर। खत्म। ठीक है, तो इस तरह से कृषि के प्रकार को आपने देख लिया। कृषि के प्रकार में इतनी बात आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप इसको पचा लिए तो फिर बहुत दूर तक चले जाए, नहीं पचाए तो भी बहुत दूर तक चले जाए। शेष फैसला आपके हाथों में है कि करना क्या है। ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब का काम है कि हमेशा आगाह कर देना, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। ठीक है, ज़्यादा तो मास्टर साहब कुछ कर भी नहीं सकते। और आपका ध्यान यदि पढ़ाई के अतिरिक्त कहीं और होगा तो फिर दिक्कत होगी। कम से कम अपने पढ़ाई का जो क्लास करते हो तो हाँ ही, उसके रिवीजन पे भी उतना ही बल दीजिए। 5 घंटा क्लास करते हैं तो 5 घंटा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 10 घंटा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10-11 घंटा यदि आप पढ़ लेते हैं दिनचर्या में तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। सोने का भी पर्याप्त समय है, 8 घंटा सोइए। 6 घंटा खाइए पीजिए। क्या कीजिएगा? 6 घंटा खाइए पीजिए, मनोरंजन, उस 6 घंटा में आ गया। 24 घंटा तो हो गया। 10 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, और रेस्ट कितना बचा? 6 घंटा। तो 6 घंटा खाना है, 6 घंटा तक खाते रहिएगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है, आशा है समझ गए होंगे कि तुम्हारे पास यदि टाइम मैनेजमेंट है। हम तो पूरे दिन काम करते रहते हैं रात तक, और तो भी हमारे पास लगता है कि मेरे पास पर्याप्त वक्त है। सोने का भी वक्त है, ठीक है। 12 बजे के करीब में, 11 बजे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जाते हैं, खाना वाना खाते 12 बज जाता है। 8 साढ़े 8 से दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो देखो, पर्याप्त समय है। उसके बाद भी पर्याप्त, फिर भी लगता है 1-2 क्लास ले ही ले, रात में भी ले ही ले। समझ गए? ले ही रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं ना? हाँ। डर के क्या बोलता है जी? स्मार्टली बोलो ना। कौन है जी? सर ले रहे हैं। क्या? चोर के दाही में हमेशा तिनका होता है। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट, आगे चलो। नेक्स्ट कहाँ है हम लोग? हाँ, गिरजा बाबू। जब तक अहाँ नहीं कहब तब तक हम आगू केना बढ़ब। हाँ, तो मैं था कहाँ? शून्य आधारित खेती में थे, वहाँ से अब आगे निकले। दूसरा क्या था? फसल का प्रकार। देखिएगा, फसल का प्रकार। 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 3 प्रकार के फसल होते हैं, लिखेंगे। भारत में 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। फसल के प्रकार। फसल के प्रकार। आसान है ये।
3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं। सबसे पहले खरीफ लिखो, खरीफ कब से कब तक? जून से सितंबर, आध महीना ऊपर नीचे जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जून से सितंबर, इसमें क्या क्या आता है? धान गन्ना, जितना भी पानी वाला फसल है, टेम्परेचर वाला फसल है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। खरीफ में हमेशा याद रखिए पानी अधिक, तापमान अधिक, ठीक है, ये दोनों चीज जरूर रहेगा। जैसे गन्ना की खेती भी करते हैं, गन्ना की खेती में पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना तो सबसे मोस्ट इरिगेटेड, यदि कोई फसल है 97% एरिया गन्ना का इरिगेटेड, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या एग्जाम्पल है? क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले धान, गन्ना, ठीक है। अब मक्का एक ऐसा फसल है जो तीनों सीजन में होता है। अब हम लोग खरीफ मक्का पे भी बल देते हैं। पहले हम लोग के यहाँ रबी मक्का होता था, ठीक है कि नहीं? लेकिन कई राज्य तीनों, जैसे आपका वेस्ट बंगाल में 3 सीजन होता है चावल का, तो क्या एक ही सीजन होता है ना? अब वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ सालों भर धान की खेती होती रहती है। और छोटा सा एरिया भी देखिएगा, हमें तो अक्सर उधर जाने का मौका साल में 1 बार चले ही जाते हैं, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वगैरह में, तो देखते हैं घर के पीछे में थोड़ा सा धान की खेती कर लेगा। जबकि सामान्यतः बिहार वगैरह में, उत्तर प्रदेश वगैरह में लोग घर के पीछे में धान की खेती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मीथेन निकलता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। लेकिन वहाँ देखते हैं कि घर के पीछे में थोड़ी सी भी जगह रहेगी, 2 काम जरूर कर लेगा। एक चाय की खेती, ठीक है, जहाँ पे अनुकूल पानी का फुहारा वहारा आता है, जैसे सिलीगुड़ी के साइड में, वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ चाय की खेती कर लेगा। और दूसरा धान की खेती कर लेगा। तो तीनों सीजन है धान की खेती के, तीनों सीजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, जीके है। गन्ना क्या है? सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। मक्का, अभी हम लोग मक्का मिशन भी एस्टेब्लिश किए हैं। अभी तो मैं अभी बता रहा था, कल प्रधानमंत्री मुंगेर में दलहन और तेलहन मिशन की बात कर रहे थे, वहाँ के किसानों को खुश करने के लिए। ये बातें आप पहले क्यों नहीं सोचते? चुनाव के समय में ही इस तरह के घोषणा क्यों करते हैं? चुनाव से पहले इस पर काम करने में क्या कठिनाई है? तब जब आप हमेशा इस बात की जिक्र करते हैं कि भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी का देश है, तब जब आप हमेशा यह कहते हैं कि भारत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो फिर का मतलब पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है तो मिशनरी माध्यम से, और उसमें भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर में, ठीक है कि नहीं, गरीबों वंचितों के लिए और सेना के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। न सेना के आधुनिकीकरण यदि करना हो तो उसमें भी पैसे की कमी नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए वास्तव में एग्रीकल्चर में पैसा दिया भी है। विशेषकर हम लोग 12 करोड़ किसानों को दे रहे हैं। कौन सा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। 6,000 करोड़ को 12 करोड़ से गुना करो तो 72,000 करोड़ जो है राशि सीधे किसान के खातों में पहुंच रही है, विदाउट एनी बिचौलिया। ये तो सीधा लाभ है। लेकिन उस 12 करोड़ की जगह, मतलब वो जो 6,000 करोड़ देते हैं, 6,000 रुपया देते हैं, उसकी जगह आप यदि किसानों को एक और भी सुव्यवस्थित तरीके से यदि उसको पेंशन टाइप का दे दे कि हम 2,000 रुपया मासिक देंगे, 1,500 रुपया मासिक देंगे, तो वो ज़्यादा, और सारा सब्सिडी बंद कर दीजिए। जितना मैकेनाइजेशन से लेकर और जितने जगह आप सब्सिडी देते हैं, सब पैसा आपके, यह पैसा कहाँ से आएगा?
पैसा आप सारा जो मैकेनाइजेशन में जो आप सब्सिडी देते हो यूजलेस, आप सबसे अच्छा उसको पैसा हाथ में दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको 2000 कर दीजिए, 1500 कर दीजिए, जैसे स्ट्रेंथ बढ़ा 2500 कर दीजिए, तो उसको भी लगेगा कि नहीं मासिक हमारे पास 2000 2500 रुपया आ रहा है, ठीक है कि नहीं। और उससे हम अपनी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, यह ऐसा नहीं ना है कि वो किसान हमेशा आप ही के पैसे पे आधारित रहेगा, वो भी चाहेगा कि हम अपनी स्थिति को और इम्प्रूव कर ले। एक वो सहारा होता है, वो क्या है, एक सहारा है उसके। जैसे मैं आरक्षण के खत संदर्भ में कहता हूँ, आरक्षण एक सहारा है, और एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी को मत दीजिए। जिस पीढ़ी को लाभ मिल गया आरक्षण का, उसके बाद उसको वंचित कर दीजिए, उसको डिटेक्ट कर दीजिए, तभी जाकर उस आरक्षण का लाभ फिल्ट्रेट होकर दूसरे परिवार तक पहुंच पाएगा। नहीं तो मीना परिवार देखो दक्षिण राजस्थान में, मैंने पूरा खानदान, दादा आईएएस, बाप आईएएस, बेटा आईएएस, ठीक है कि नहीं, कोई दूसरा ट्राइब्स को उसका लाभ ही नहीं मिल पाता है, ठीक है कि नहीं। और ये बातें कोई पॉलिटिकल पार्टी करे उससे अच्छा है कि जो युवा है वो करे, लोगों के बीच से वो आवाज निकले। नहीं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी में आज के परिवेश में वर्तमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बातें कह सकेगा, क्योंकि उसको वोट की जरूरत है, ठीक है कि नहीं, तब तो हो जाएगा आरक्षण विरोधी हो। लेकिन तुम्हारे बीच से यदि वो बात निकलेगी तो निश्चित रूप से उसकी अनुगूंज संसद तक पहुंचेगी और ऐसी पॉलिसी बनेगी, और उस तरह के प्रेशर ग्रुप कमजोर होंगे। मूल बिंदु पे आइए, ये लिख लिए धान गन्ना मक्का। अब आइए खरीफ। आपको अभी मैंने बताया कि धान के खेत में क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है। तो ग्लोबल वार्मिंग गैस, चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग गैस। खरीफ के बाद आ जाइए रब्बी। अब पूछिएगा सर पानी कितना चाहिए, पानी 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री कम से कम चाहिए, कम से कम। अधिकतम 30 32 35 वो तो रहता ही है, ठीक है कि नहीं। तो आपका एक ही साथ जोग्राफिकल फीचर भी हो गया। अब इसी क्रम में आ जाइए रवि। तो रवि में क्या है, रवि कब से कब तक है, नवंबर टू फरवरी तक, नवंबर से दिसंबर तक होगा जी उल्लू। मार्च तक हम लोग गेहूं काटते रहते हैं। हनुमान नगर में तो अप्रैल में कटा है गेहूं, ठीक है नहीं। कई गांव में, तुम लोग के गांव में भी अप्रैल में गेहूं कटा होगा। ये ठीक है, एक सीजन है, लेकिन उसका एक्सटेंशन होता है। वो तो लेट बुआई कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि 90 डे का ड्यूरेशन नहीं लीजिएगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। आजकल के दौर में तो 60 दिन 50 दिन वाली भी फसल आ गई है, लेकिन 50 दिवस वाली फसल, 90 दिवस वाली फसल, दोनों में क्या रहेगा, तो रहेगा 1.5 महीने का क्रैश कोर्स कीजिए, 8 महीने का फाउंडेशन कीजिए, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं। क्रैश मतलब क्रैश हो जाए। अब फाउंडेशन में नहीं भी कुछ गया होगा इस कक्षा में तो बहुत कुछ पहुंचेगा ही, यदि आप रेगुलर रहे तो। श्री आप दोनों दोस्त का तो पता ही नहीं चलता है, एक दिन आता है, दूसरा दूसरे दिन आता है, ठीक है। जैसे लड़की लोग की हुई है कि बहन आज यहाँ जाओ कल हम जाए, उसी तरह से लगता है आप भी कर लिए हैं कि भाई आज मैं जाता हूँ, तुम आज आराम करो, कल मैं जाऊँ, मैं सोऊंगा, तुम जाओगे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाओ, तुमको छोड़कर, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, कह रहा है ऐसे करके कि सर हम तो रेगुलर आते हैं। नहीं तुम रेगुलर आते हो। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग, रबी फसल। तो रबी फसल में ठीक है कि नहीं। कल ये देखो कि दिन में 2 बजे हर्षवर्धन पढ़ने आया, अब पूरी क्लास करके गया है। ये सरस्वती प्रेम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। देखते हो कितना शांत कक्षा रहती है, कोई लुच्चागिरी है उसमें, पढ़ता है, टेस्ट देता है, और जबकि 6 घंटा वो क्लास चलती है, 2 बजे से 8 बजे तक। देखते हो कितना शांत भाव से सब रहता है, चूं शब्द आवाज़ नहीं आता है।
हम टेस्ट में रहें चाहे नहीं रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना आराम से बनाए। यहाँ यदि नहीं रहेंगे तो 5 से 7 मिनट तो हुल्ले रे बैस बैस आई गेलो क्वेश्चन आई गेलो बैस आते हैं बाहर से आते हैं पानी लेके आते हैं। ये सही तरीका नहीं होता है। बच्चे हो इसीलिए बहुत सारी चीज़ नहीं कहना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, उसमें खुद खोगे कुछ। ठीक है, क्वेश्चन आ गया गंभीरता से बैठ जाओ, चुपचाप बना लो। पानी वानी तो बीच में आ ही जाएगा, समझ में आ गई। कुछ लड़कियां बाथरूम में जो जाती हैं बाथरूम के पास ही रहती है, क्वेश्चन देख रही है, मैं देखता हूँ 10 मिनट 15 मिनट जब हो जाए कोई चिंता नहीं, ठीक है कि नहीं। जब 10-15 मिनट अच्छा आप जा करके 5-10 ठो बना ले, कभी नहीं सीख पाओगी, कभी नहीं। कंपटीशन इतनी आसान भी नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। जब तक उसको मैराथन की तरह नहीं लोगी तब तक आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तब इससे अच्छा कोई हम डिग्री नहीं दे रहे हैं कि 2 साल का डिग्री कोर्स पूरा होगा और सब लिख देंगे कि सफलतापूर्वक इन्होंने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया, उसका कोई बाजार में महत्व है। ये कंपटीशन की कक्षा है, इसमें जो भी चीज़ चलती है उसको पूरी गंभीरता से कीजिए, ठीक है कि नहीं। नहीं तो विकास की देखती हो ये कितनी कमज़ोर थी और देखो कि अब रोज़ परफॉर्म, ठीक है अभी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन रोज़ परफॉर्म करती। ये मैडम जी को देखिए, कभी आ जाती, झलक दिखला जाती नहीं, ठीक है। जबकि सभी को मालूम है कि सैटरडे संडे को तो मेरी कक्षा निश्चित रूप से होती है, बीच में 1-2 दिन और हो ही जाती है। और जितना पढ़ा देते हैं पहले उसको उतना पचाओ ना, पहले तो 4 घंटे की कक्षा को पचा लो के बाद ना जी, ठीक है कि नहीं। इसलिए तो जब सोचते हैं आप अपने ढंग से सोचते हैं तो आपको कहने की क्या जरूरत है, आप तो स्वयं विद्वान प्रकृति की हैं, ठीक है कि नहीं। चश्मा वश्मा देख के तो लगता है बहुत विद्वान है, लेकिन कितना विद्वान है वो आप अच्छी तरह से जानती है। कक्षा रेगुलर करो, रोज कह रहे हैं, है कि नहीं। चलिए आगे। इसी तरह से शादी विवाह का मौसम आता रहेगा। क्या हम असामाजिक आदमी हैं? 25 कार्ड रोज नीचे पड़ा हुआ रहता है कि नहीं। रोज जहाँ अति आवश्यक है गए, नहीं तो किसी दूसरे के हाथ से चुमाउन भेजवा दिए, ठीक है कि नहीं, बात खत्म हो गई। सामाजिकता ही तो निभाना है, ठीक है। के लिए दिवाली होली मनाने के लिए बहुत समय है। मूल बिंदु पे आइए। नेक्स्ट कहाँ थे हम लोग? रबी फसल। कौन सी फसल? अब रबी फसल में क्या जरूरत होता है? टेम्परेचर कम, पानी कम। जब ही नवंबर दिसंबर है तो टेम्परेचर क्या होगा, अब पानी क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ लेस टेम्परेचर लेस वाटर। कम पानी कम तापमान। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब आइए क्या है? गेहूं जौ चना मटर सरसों का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है गेहूं जौ चना मटर सरसों। गेहूं जौ गेहूं जौ गेहूं जौ चना मटर सरसों। चना मटर ये सब लेगुमिनस प्लांट है, और ये दलहन की जो खेती होती है, दलहन आपके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता भी है। इसलिए कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछते हैं हम, तो रोज टेस्ट होता है आएगा ही कि मिट्टी की उर्वरता को निम्नलिखित में से कौन सी फसल बढ़ाती है? ए गेहूं, 2 धान, 3 चना, 4 इसी टाइप का कुछ दे देगा आपको। सरसों क्या मारिएगा? कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दलहनी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, जो लेगुनस फैमिली से संबंधित है। दैट्स इनफ। लेगुनस फैमिली ऑलरेडी बायोलॉजी में लिखते हैं, जब बायोलॉजी होता है तो उसमें आराम से लिखाया जाता है। फिलहाल लिख लो नोट लिख लो। दलहनी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। दलहनी फसल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ठीक है।
दलहनी फसल मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाती है, जैसे केचुआ, केचुआ होता है ना, वर्मी कल्चर, ठीक है, किसानों का मित्र, वो भी मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है, बढ़ाती है। उसको लिखते हो, हर जगह लिखते हो, लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, समझने की ज़्यादा जरूरत है। तो इस तरह से ये रबी फसल है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं कि खरीफ फसल अधिक होती है, धान की खेती अधिक होती है, ठीक है कि नहीं, गेहूं की खेती कम होती है। गेहूं की खेती में 6 गुना वृद्धि हरित क्रांति में देखी गई और 3 गुना वृद्धि चावल में। हरित क्रांति का जो परिणाम हुआ वो गेहूं के लिए हुआ, मतलब 6 गुना गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा था हरित क्रांति में, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन देखोगे हमेशा, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला, बी सी में कहीं पे रहता है गेहूं, तो गेहूं पे टिक लगा, ठीक है कि नहीं, तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो वहाँ आगे आगे लिखेंगे ही। फिलहाल रबी फसल हमारा समाप्त हो। रबी के बाद क्या आता है, जायद। ये जो समय है अभी मार्च अप्रैल का जो महीना है, ये जायद महीना है। तरबूज देखोगे, खरबूज देखोगे, ककड़ी देखोगे, खीरा देखोगे, ये देख रहे होगे ना, खाते भी होगे देखते भी होगे, दोनों चीज है। जायद फसल मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल। उदाहरण लिख लो, सब लिख लो जो देखते हो, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद फसल है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये भी हम ही लिखा दें, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ठीक है। क्या सब्जी भी आएगा, सब्जी, सब्जी भी आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फसल का प्रकार क्या हो गया, ज्योग्राफिकल विशेषता के साथ। ज्योग्राफिकल विशेषता क्या थी वहाँ, ज्योग्राफिकल विशेषता थी टेम्परेचर और वाटर, ठीक है कि नहीं, उसके साथ ही आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इस सबको थोड़ा सा ध्यान करके रखेंगे, परीक्षा के दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण मानी जाती है। और हमारे देश में कई राज्यों में बगानी फसल भी होती है। बगानी फसल क्या है, चाय है, रबर है, कॉफ़ी है, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। सबको क्या कहते हैं, नोट में लिख लो, चाय, चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, रबर, रबर इत्यादि 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 बगानी फसल के उदाहरण हैं। नोट में एक और लिख देना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र हाथ का चावल का कटोरा है, हाथ का चावल का कटोरा है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र चावल का कटोरा है, जबकि बिहार में चावल का कटोरा बताओ, रोहतास है, रोहतास। रोहतास है। बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है, किशनगंज, तो लिख देंगे बिहार में चाय की खेती किशनगंज में होती है। बिहार में चाय की खेती किशनगंज में होती है। बिहार में चाय की खेती किशनगंज में होती है। कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है।
जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। जो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, और बिहार में कटिहार और पूर्णिया में। बिहार में कटिहार और पूर्णिया में होती है। यूक्रेन को रोटी का बास्केट कहा जाता था। यूक्रेन को रोटी का बास्केट कहा जाता था। यूक्रेन को रोटी का बास्केट कहा जाता था। यूक्रेन को रोटी का बास्केट, इतनी वहाँ गेहूं होती थी। ठीक है। उसके बाद उजला, रुक जाओ, उजला सोना, हाथ उसका ओरिजिनेशन स्थान, कौन सा फसल की तरफ मेरा इशारा है? कपास। कपास को हम लोग उजला सोना भी कहते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है अंडा से, तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक। और सिल्वर फाइबर का रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? कॉटन से, कपास से। ध्यान रखना, तो लिख देना कपास उजला सोना है। उजला सोना, कपास उजला सोना है, उजला सोना है, और इससे संबंधित सिल्वर फाइबर क्रांति है। इससे संबंधित सिल्वर फाइबर क्रांति है। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति, बस। इसके बाद अन्य बातों में जाएगा। ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब आता है इसका तीसरा भाग। कौन सा था तीसरा भाग? रिवॉल्यूशन, क्रांति था ना जी। क्या था तीसरा भाग? कहाँ गया? कृषि क्रांति। लिखो कृषि क्रांति। कृषि क्रांति तीसरा भाग है, कृषि क्रांति। कृषि क्रांति, कृषि क्रांति है। कृषि क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण, कृषि क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण हरित क्रांति है। हरित क्रांति है, जिसका जन्मदाता का जनक बोर लोग अमेरिकी नागरिक थे। बोर लोग, बोर लिखो, बोर, लॉग लिखो। बोर लोग अमेरिकी नागरिक थे। बोर लोग अमेरिकी नागरिक थे। बोर लोग अमेरिकी नागरिक थे। भारत में इसके जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन को माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जिनका हाल ही में निधन हो गया। जिनका हाल ही में निधन हो गया। सबको याद होगा ही कि उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, कहने की जरूरत नहीं है, फिर लिखेंगे। बोर लोग ने गेहूं की बौनी प्रजाति तैयार की। बोर लोग ने गेहूं की बौनी प्रजाति तैयार की। बौनी प्रजाति तैयार की। गेहूं की बौनी प्रजाति तैयार की। इसी का अनुसरण भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसी का अनुसरण भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने
गेहूं के क्षेत्र में किया जब उच्च प्रजाति के बीज का निर्माण किया, जब उच्च प्रजाति के बीज का निर्माण किया, उच्च प्रजाति के बीज का निर्माण किया। हरित क्रांति शब्द, कहेंगे हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया। भूलेंगे नहीं कि हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में 6 गुना, हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में 6 गुना, गेहूं के उत्पादन में 6 गुना और चावल के उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि दर्ज की। चावल के उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। इसीलिए इसे गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, याद रहे कि भारत में इसकी शुरुआत 1966-67 में हुई। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। 1966-67 में हुई और इससे सबसे अधिक लाभ, और इस क्रांति से सबसे अधिक लाभ, और इस क्रांति से सबसे अधिक लाभ, इस क्रांति से सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप पश्चिम लिख लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। एक लाइन और लिख देना, इस क्रांति से न केवल अंतर क्षेत्रीय विषमता का जन्म हुआ, इस क्रांति से न पॉइंट में लिख रहे हैं ना, पॉइंट में, इस क्रांति से न केवल अंतर क्षेत्रीय विषमता का जन्म हुआ, बल्कि पर्यावरण को भी हानि पहुंची। कैसे? रसायन का बहुत प्रयोग किए, सॉइल की फर्टिलिटी गिर गई। ठीक है, पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंची। इसी पृष्ठभूमि में 21वीं सदी में एपीजे कलाम के दृष्टि के आलोक में, या एपीजे कलाम के सुझाव पर
एपीजे कलाम के सुझाव पर, एपीजे कलाम भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और एपीजे कलाम एक समय में पेपर बेचा करते थे, ठीक है कि नहीं, पेपर। तो कहते हो कि घर से पैसा नहीं आता है सर, बहुत तंगी है, क्या हुआ, पेपर बेचो, ईंटा ढो, 5 दिन ईंटा ढो, 2500 रुपया कमाओ, ऐश के जीवन जियो, फिर आराम से रहो। ये नहीं किसी के सामने हाथ फैला लो, स्वाभिमान में जियो, आत्माभिमान में जियो, नहीं तो एक बार मांगने की आदत हो जाएगी ना, ठीक है कि नहीं। तो एक बार मांगने खुश हो, एक बार मांगने की जब आदत हो जाएगी तो तुम्हारा स्वाभिमान फिर तुमसे समझौता करने लगे। इसीलिए स्वाभिमान के साथ जियो, मेहनत करो, ईंटा ढो, समझा, नहीं होता है पेपर बेचो, लेकिन संघर्ष को जारी रखो और हमेशा सपना ऊंचा रखो, ऊंचे सपने के साथ में काम करते रहो, ठीक है कि नहीं। ये चीज़ करोगे तो मैं तो कहता ही हूँ कि कोई भी चीज़, अभी देख एक दिन बताए थे कि एक लड़का पास किया यूपीएससी तो मेरे यहाँ से संतोष चौरसिया 5-5 साल 10-10 साल छोड़ के 38 साल की अवस्था में पास कर गया। 32 साल की अवस्था में तो पढ़ना शुरू किया, और वो भी पढ़ना कैसे शुरू किया कि घर, वो मेरे बड़े भाई साहब से मिलने आता था तो नीचे ऑफिस थी तो सुना, कक्षा सुना, तो 1-1.5 घंटा जो सुना तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो 32 साल के बाद सोचा कि फिर हमारा इंतज़ार किया, फिर कहा कि सर हम पढ़ना चाहते हैं। हम कहे क्या दिक्कत है, पढ़ना चाहते हैं तो शुरू कीजिए पढ़ाई। सर कभी पढ़े नहीं हैं, तो मैं ग्रेजुएशन कैसे, वो तो सर दुग्गी पढ़ के कर ली। तो और फिर बताया कि कैसे हम मैट्रिक के 10 साल तक पकौड़ा बेचे, कैसे खर्च जारी रहा, अपना बताया। सही में बहुत कठिन प्रक्रिया थी, उस कठिन जीवन था। फिर तैयारी शुरू किया, संजोग से 1-1.5 साल ही पढ़ा था कि टीचर वाला एक वैकेंसी आ गया, सामान्य अध्ययन पे आधारित टीचर बन गया, सब मास्टर हो गया, पर 1,000 मास्टर है, ठीक है, जितना विद्यार्थी था सब मास्टर हो गया। पहले बीएड नहीं होता था, बीएड बाद में कराया जाता था, मास्टर हो गया। अब उसकी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई, कहा कि सर हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे, समझे। अब देखो, फिर शुरू किया, 3 बार इंटरव्यू दिया और तीसरी बार इंटरव्यू में अंत में उसका चयन, समझे कि नहीं। 38 साल की अवस्था, कहाँ 32 कहाँ 38 में कुछ नहीं, पढ़ाई से कोसों दूर, झोला उठा के कुछ बेचता था, कुछ काम करता, परिवार चलाने के लिए, वो भी परिवार, बाल बच्चा बड़ा, सबको कोई टेंशन है, गार्जियन देख रहा है, तभी लोग का तबीयत खराब हो जाता है, और तबीयत ठीक रहता है तो शाम में बर्थडे पार्टी का आयोजन करता है। अपना चलो ठीक है, अपने साथ साथ जितना इसका 50 ठो दोस्त है उसके बर्थडे पार्टी में जाता है, ठीक है कि नहीं। पढ़ाई साधना है रोज कहते हैं बाबू, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे करके अभी करोगे, फिर कल पता चला गिरजा बाबू कहाँ हैं, ठीक है कि नहीं, पता चला बर्थडे पार्टी में किसी रेस्टोरेंट में मना रहा है। एक आध जगह तो मैंने ही देख लिया है, मुझे नहीं देखे होगे, मैं देख लिया हूँ, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको वही उस छात्र की बता रहा था कि वो छात्र तो और भी बड़ा अजूबा निकला कि मैट्रिक किया, कहा सेना में जाना है, नौसेना में, नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि इंटर कर लोगे ना तो 2 ठो चांस और मिल जाएगा। फिर 2-3 साल के बाद इंटर किया, फिर नहीं हुआ, मैंने सेना में जाना था ई करने के लिए, हो गया अधिकारी, IAS बन गया। बात समझे, उसके लिए 12 साल 13 साल की संघर्ष किया, ठीक है। तो संघर्ष करोगे ना तो आगे बढ़ ही जाओगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। देखते हो राजा बाबू का कंप्लेन है, तो जिस दिन पकड़ा गया उस दिन तो उसको समझा देंगे। इसीलिए अब मैंने फैसला किया है 2 बार के बाद अब किसी की रिवीजन नहीं होगी, क्योंकि जब भी इस तरह का मामला आता है तो वही लड़के आते हैं जो पुराने लड़के होते हैं। इसलिए मैं हर लड़की को कह दिया हुआ हूँ, जो मैं कहता हूँ कि मिलना है मिल लेना हमसे, किसी भी रूप में, नहीं हमसे मुलाकात हो पाई हमको मैसेज कर दो, गर्दा तो 2 मिनट में छुड़ा देंगे, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। मैसेज करने में नहीं ना डर लगता है,
क्या जी? कोई ऐसा कहीं तुमको ऐसे लगे लक्ष्य के आसपास, जब तक मेरे पास पढ़े हुआ, वैसा नहीं कि तुम नौकरी कर, सर हम ब्लॉक जा रहे थे, सर हमको, अब उसमें हम क्या करेंगे? हम तो अपने परिक्षेत्र में अपने बच्चों को समझा सकता हूँ, जबकि उसको मैं विगत 3 महीने से समझा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर भी नहीं समझा है तो अब तो कार्रवाई करेंगे, बस जिस दिन आ जाए उस दिन, ठीक है कि नहीं? और उम्मीद है कि अब नहीं ही आएगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जब वो मानक आप हमें गौरवान्वित करने के लिए आते हैं, मेरा अपमान करने के लिए नहीं आते। आप संस्था की गरिमा को बढ़ाने के लिए आते हैं, सुख देने के लिए आते हैं, दुख देने के लिए नहीं आते। कंप्लेन जब आ गया तो उसके बाद बचा क्या? और जानते नहीं हो, लड़की एक बार यदि थाने में लिख कर दे, झूठ भी दे दे, तो कानून संविधान उसके पक्ष में, ठीक है कि नहीं? कहाँ जाओगे कैरियर में तो तुम खुद समझ सकते। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा, और तीसरी बात कि तुम्हारी भी बहन होगी, नहीं होगी कि नहीं होगी? सर मेरी अपनी नहीं है, चचेरी है, मम्मी है कि उसी से ब्याह करेगा? नहीं, आजकल ये भी चलता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को समझा करो। भले ही कहें संस्था में आए हो, पढ़ने आए हो, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा के रखो, कुछ जो मापदंड है उसको स्थापित करो। तुम्हारी भी कोई कंप्लेन हो किसी से तो हम तुम्हारे साथ हैं। सुनते ही हैं कि नहीं सुनते हैं? नीचे या ऊपर जहाँ भी रहें, क्लास में तो ये जगह नहीं होता है कि सर कक्षा शुरू होने से पहले सर एक तो शिकायत है सर, अच्छा शिकायत को रखो, नीचे चल के सुने, आगे लिखो। तो शिकायत है किसी से? होता है ऐसा, आजकल लड़का को भी शिकायत रहता है, तुमको कोई शिकायत है, तुमको कोई छेड़ा नहीं ना छेड़ा, चलो ठीक है पूछ लिया, अरे जब हंसो नहीं, आजकल हो सकता है पूछ लिया, बच्चा से पूछ लेने में सोचेगा कि सर लड़की के लिए इतना चीज़ सोचते हैं, उसको कहते हैं कि तुम मैसेज करो, उसको कहते हैं कि तुम हमसे मिल लेना, कोई कठिनाई हो, और लड़का के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लिए तो यार सदा दरवाज़ा 12 बजे तक खुला रहता है, ठीक है कि नहीं? चलो आगे चलो, कहाँ थे हम लोग? एपीजे कलाम। कलाम साहब क्या, देखो कितनी अच्छी बात कर रहे थे, पेपर बेचा करते, अब पेपर बेचकर काम में इतना मशगूल हो गए, तुम लोग भी सीखो सीखो, काम में इतना मशगूल हो गए कि पता ही नहीं चला कि उनका ब्याह कब है। जब उनको याद आया, क्या, अच्छा ओ सॉरी, क्या लड़का है, रत्न है। जब 3 दिन के बाद उनको मैंने याद आया कि अरे मेरा तो शादी था, तो गए भैया के पास, भैया मेरा शादी था। तो भैया डांटे, तुम्हारे लिए लड़की बैठी रहेगी क्या? हम विवाह करवा दिए उसका दूसरे भाई से, ठीक है कि नहीं? बात खत्म हो गई। एगो तुम लोग है 3 साल के बाद ब्याह होगा, याद रखेगा, ठीक है कि नहीं? हाँ, तुम ही लोग नहीं, ये सब भी देखते हो, ब्याह का नाम करते कितना हंसी खुशी रहती है। अभी कहेंगे क्वेश्चन पूछेंगे, मुंह धुआं जैसा बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? 5 को खड़ा कर दिए तो 2 ठो के आंख में आंसू ढकबगा जाएगा, ठीक है? जैसे लगता है 79 के पीछे जिम्मेदार मैं, ठीक है? पहले विवाह की दुनिया से बाहर निकलो, पहले कर्म की दुनिया में रहो, ठीक है? अच्छे पद पे पहुंच जाओगे। उसके देखो संघर्ष हमेशा रहेगा, संघर्ष से कभी तुम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, लेकिन एक अपने पोजीशन पे रहोगे तो व्यक्ति व्यक्तित्व के रूप में जाना जाएगा, तुम्हारी अपनी पहचान रहेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी किसके पहचान पे जी रहे हो? पापा जी के पहचान पे, मास्टर साहब के पहचान पर, ठीक है? कि लक्ष्य में पढ़ते हैं। हम क्यों नहीं कहें कि वो विद्यार्थी मेरा था, देखो आज इतने बड़े पद पर है। ये चीज, ये अब सम्मान हमसे प्राप्त करो, ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि चलते समय थप्पड़ खा के जाओ। थप्पड़ खाना चाहिए, मास्टर का थप्पड़ खाना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं खाओगे? गलती करोगे खाओगे, लेकिन लुच्चा वाला थप्पड़ मत खाओ, पढ़ाई वाला थप्पड़, ठीक है कि नहीं? उस वाला डांट को सुनो, वो अच्छा चीज हो क्या? इससे कहाँ कभी शिकायत, देखो कितना आराम से ये सब पढ़ता है, आता है, जाता है, कोई शिकायत है हमारी? एक बार समझा देते हैं, समझ जाता है, आगे लिखो।
एपीजे कलाम साहब के सुझाव पर क्या हुआ? एपीजे कलाम साहब के सुझाव पर क्या हुआ? नहीं, दूसरी हरित क्रांति का जन्म, क्योंकि पर्यावरण को क्षति पहुंच रही थी, सॉइल फर्टिलिटी गिर रही थी, तो दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की। तो लिखेंगे सुझाव पर दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत हुई जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, पता, हिंदी सीखो, बड़ा आदमी बनना है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों सीखो। मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन एवं समेकित कृषि प्रणाली, बताते हैं क्या होता है। समेकित कृषि प्रणाली पे बल दिया। समेकित कृषि प्रणाली पे बल दिया। अब ये समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है? समेकित कृषि प्रणाली होती है कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें खेती भी कीजिए, पशुपालन भी कीजिए, बत्तख पालन भी कीजिए, कुक्कुट पालन भी कीजिए, मधुमक्खी पालन भी कीजिए, मछली पालन भी कीजिए, जिससे कि आपकी आय क्या है, हमेशा बना रहे। एक कृषक सिर्फ फसल को उपजाएगा तो वो इंतजार करेगा 6 महीना नहीं, 6 महीना इंतजार करेगा। लेकिन यदि उसके साथ वो मधुमक्खी पालन करेगा तो उसको कुछ पैसा 2000 आएगा, उस महीना में अंडा बेचेगा तो उससे पैसा आएगा, बत्तख पालन से उससे भी अंडा बनता है। ठीक है, हेलो, हाँ जी, कौन सी का लाइसेंस? अरे रॉन्ग नंबर आप लगा दिए, रॉन्ग नंबर है। हाँ, लाइसेंस बनाने सर आइए ना सर, भैया क्या लाइसेंस बनाने आइए सर। तो लाइसेंस, साइकिल चलाना नहीं सीखे हैं। यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है कि नहीं? कि जब बीएससी में पढ़ते थे, साइकिल नहीं चलाना जानते थे, मोटरसाइकिल ये सब तो दूर की बात थी, तो किसी ने कहा तो हम कह रहे यार ऐसे पद पे जाएंगे कि ड्राइवर हमेशा मेरे साथ रहे। देखो आज तक कम से कम जब तक रिटायर नहीं करेंगे तब तक तो रहेगा ही, नहीं तो उसके बाद निजी क्षेत्र का रहेगा। सीखने की क्या जरूरत है? खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे सब कुछ, मकान बनाने